बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का ऑफर है, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। बच्चे कई दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का महाबचत ऑफर है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, दीपावली महाबचत ऑफर। और ये इसकी वैलिडिटी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, ये 22 से लेकर के 26 तारीख जो है 5 दिनों तक ये बिल्कुल विद्यार्थियों वैलिड रहेगा। इसकी वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर कितनी छूट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी कोर्स है उसके ऊपर सबसे पहला है आपका लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो कि 10,000 रुपये का जो कोर्स है वो आप लोगों को केवल यहाँ पे 5,000 के अंदर मिल रहा है। बच्चों, लॉन्ग ईयर के अंदर हिंदी मीडियम का जो कोर्स है 10,000 का लॉन्ग ईयर वाला 2023 का कोर्स आपको 5,000 के अंदर मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है लॉन्ग ईयर का इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 15,000 की जगह केवल 7,500 रुपये में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के मिलने वाले हैं, बिल्कुल सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है वो 5,000 जगह बिल्कुल 3,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, 3,500। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए के अंदर मिल रहा है, ठीक है। CUET का जो कोर्स है वो आप लोगों को 10,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है ना। इसी प्रकार से जो प्री PG और AAO का जो कोर्स है, यानी कि प्री PG और AAO का, वो आपका 5,000 के स्थान पर आपको इन 5 दिनों में आपको केवल 3,000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इस अगला प्रश्न के अगला जो ऑफर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखो 11वीं 12वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स है। तो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ में जो इस कोर्स के लेकर के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जो है 10,000 की जगह ये इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी जो है बच्चे शामिल है। यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, बायोलॉजी के वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो है 5,000 के अंदर जो है आप लोगों को 10,000 वाला कोर्स मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के अंदर है, उन बच्चों के कई बार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में समस्या आती है, ठीक है। तो उनको जो है 10,000 का कोर्स केवल 1,000 रुपये के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आप लोगों का 22 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। ये इसकी जो है आप ध्यान रखना। ये ऑनलाइन जो आपका कोर्स है, इसके फीचर देखो, सभी बैच में जो है क्लासरूम से लाइव क्लास आप लोगों के सामने होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास के वीडियो है, लाइव क्लास के पैनल के जो नोट्स होते हैं, पैनल नोट्स का मतलब जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वही आप लोगों को मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपके DPP और एक्सरसाइज सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। और ऑनलाइन डाउट क्लास भी उसमें लगेगी, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह। कहने का मतलब जो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मिलती है वो सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को जो है ऑनलाइन के अंदर भी मिलेगी। बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके ऊपर जो है ये आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है 163,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग ईयर का कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन और ऑफलाइन के नए जो बैचेस हैं वो दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे बच्चों। वो आपके जो है 1 नवंबर से जो है नए बैच स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं, और जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। आप सभी को मैं सोनू कुमार हूं और मैं आप लोगों के बीच में हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा। हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, उससे पहले जो है शुरू की 1-2 क्लास के अंदर हम लोग जो है जनरल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, और एग्रीकल्चर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो है यहाँ पे हम किस तरीके से एग्रीकल्चर का भारत के अंदर जो परिदृश्य है वो काम करता है। उससे पहले हम एक सरकार का जानने की कोशिश करेंगे, सरकारें कैसे काम करती है, क्योंकि सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी राष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ही सब कुछ है। जो गवर्नमेंट चाहती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं या प्राइवेट जो भी संस्थाएं हैं वो भी गवर्नमेंट के नियम और कानून के हिसाब से ही चलती है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो सरकार कहेगी वही होना है, मंत्री जी जो कहेंगे वही होना है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़े वो भी सुन लेना मेरी बात को। तो अब ये भारत सरकार की हम बात करें तो भारत सरकार के मुखिया में 2 तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने राष्ट्रपति नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना? तो जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति किसी भी देश का मुखिया होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं होते का मतलब यूं है
पेन का रंग थोड़ा अट्रैक्टिव लेते हैं अब ठीक है। तो अब राष्ट्रपति क्या है, नाम मुखिया तो होता है परंतु ये नाम मात्र का मुख्य होता है, इसको वही काम करना होता है जो प्रधानमंत्री इसको कह दे। कौन कहे? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक मुखिया जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो बच्चों बात ऐसी है कि जो प्रधानमंत्री है इसको हम बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी राष्ट्रपति वही काम करेगा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद उसको करने के लिए कह दे। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति कौन है आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है उसको दुनिया जानती। जानती रहे नहीं जानती? कौन है प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति भी अभी नए चुनाव हुए थे, तो राष्ट्रपति जो है वो आपकी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, ये आदिवासी महिला है, सबसे पहले जो है पहली आदिवासी महिला है जो कि यहाँ पे ये राष्ट्रपति बनी है। और प्रधानमंत्री आप लोगों के नरेंद्र मोदी है जिसको दुनिया जानती है। कितना जानती है मैं आगे वाली क्लास में कभी और बताऊंगा, आज अपन शॉर्टकट में यहाँ जिस टॉपिक पे बात करेंगे। अब प्रधानमंत्री को सब काम करना रहता है। अब प्रधानमंत्री तो अकेला कुछ कर नहीं सकता, उसके सहयोग के लिए बहुत सारे मंत्री हैं जो कि अलग अलग मंत्रालय के मुख्य होते हैं। जैसे कि अपन बात करें विदेश का कोई मामला देखना है तो उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि विदेश मंत्रालय। अपने पैसे का मामला देखना हो तो वित्त मंत्रालय वहां पे हम लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग केस के लिए अलग अलग, पर्यावरण के लिए अलग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलग से, इनके अलग अलग मंत्री भी होते हैं। मंत्री मुख्य जो मंत्री होता है वो अपना कैबिनेट मंत्री होता है, उसके सहयोग के लिए अलग से राज्य मंत्री भी वहां पर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपना जो मंत्रालय है उसका नाम है, जो कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय ये अपने वाले मंत्रालय का नाम है, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब ये मिनिस्ट्री है तो इसका कोई ना कोई मंत्री भी होगा, होगा नहीं होगा? तो इसका एक मंत्री आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ये पेन चेंज करोगे या ठीक है? तो नरेंद्र सिंह तोमर तो यहाँ पे मुख्य, यहाँ पे मंत्री हो गए। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे बच्चों। कोई चीज तुम्हारी समस्या आती है तो मुझे इसके अंदर कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हें इसके अंदर रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ, मेरा वेट था, अब मैं आ चुका हूँ। अब कोई भी तुम्हारी समस्या है तो तुम बता देना, समस्या आने नहीं देंगे वैसे। ठीक है ना? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये कृषि मंत्री है। और इसके अंदर अब हम देखें आगे। अब ये मंत्रालय बहुत बड़ी चीज होती है। मंत्रालय का मतलब क्या होता है? एक मंत्रालय के बजट की आप बात करते हो हजारों करोड़ रुपए होता है सालाना बजट, तो ये बहुत बड़ी बात होती है केंद्र में मंत्रालय होना। ठीक है ना? राज्य स्तर पर कभी भी मंत्रालय शब्द का प्रयोग नहीं होता, ये संविधान की किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं। राज्य के अंदर तो डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे राजस्थान के अंदर यूं नहीं कह सकते कि कृषि मंत्रालय जयपुर के अंदर, मंत्रालय नहीं करते यहाँ पे। मंत्रालय केवल केंद्र के लिए ही काम में लिया जाता है। ठीक है? अब ये जो मंत्रालय है केंद्र में, इसके अंडर में छोटे छोटे विभाग बने हुए। ठीक है ना? अलग अलग तरीके के अलग अलग काम के लिए थोड़ा डिवीजन बना रखे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसे हम बोलते हैं DARE। क्या बोलते हैं? DARE। ये शॉर्टकट आप लोग याद रखना। अब DARE को बोलते हैं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। ये क्या करता है? ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग जो है, जिसको शॉर्टकट में अपन DARE बोलते हैं, इसके अंडर में जितने भी रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े हुए पूरे काम है, यूनिवर्सिटी से लेकर के जितने भी काम होंगे वो सब इसके अंडर में है। ठीक है ना? बाकी जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है या फिर दूसरी जितनी भी चीजें होती हैं वो अलग उसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। ये आप लोगों का दूसरा डिपार्टमेंट है। ठीक है ना? पहला डिपार्टमेंट तो यहाँ पे DARE जिसको बोल रहे थे, DARE का मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग।
और यहाँ पे कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे देखा जाए, अब इसकी अपन बाद में बात करेंगे क्योंकि ये इसके बारे में अपने को आगे पढ़ना है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या आती है चीजें। अब ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर जितनी भी तुम्हारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक एक योजना में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। तुमने अभी पीएम किसान योजना का नाम सुना है? पीएम किसान, एक पीएम आवास योजना, अरे गधे आवास योजना नहीं, आवास योजना थोड़ी है। पीएम किसान कैसे आवास योजना, बता इसका विस्तार बता। तो कुछ नहीं पता, धूल में लटक की ट्राई कर रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ पीएम किसान, ये कह रहा है कि आवास योजना। आवास योजना का अपने कृषि क्या लेने में, वो अलग अलग काम है, वो उसके बारे में अलग से बताऊंगे जब ऑफलाइन चलेगा। अब ये देखो, अब इसके अंदर जितनी भी योजनाएं हैं जिनको बोलते हैं स्कीम, जितनी भी स्कीम्स हैं वो इसके अंडर में चलेगी। कुछ एक मोटी मोटी योजनाएं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, ये योजना आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी। जैसे आप लोगों की पुरानी जो योजनाएं चल रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जिसको बोलते हैं NFSM, बोलो NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये 2007-8 के बजट घोषणा से लेकर के अभी चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो भी आपकी 2007 और 8 से जो है चल रही योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये बहुत बड़ी बड़ी योजना है। एक साल का इसमें हजारों करोड़ रुपए इनके अंदर जाता है। और भी बहुत सारी योजना समय के साथ सरकार चलाती है। उदाहरण के लिए कुछ योजनाएं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे आप लोगों की है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप जितने भी फील्ड के अंदर फव्वारा देखते हैं ना, फव्वारा लगे हुए, मिनी स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है। मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर किस किसने देखे हो? मिनी स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर देखे नहीं तुम लोगों ने? शाबाश। साढ़े फव्वारे किसने देखे हुए? जो फव्वारे चलते हैं ना स्प्रिंकलर, वो ड्रिप सिंचाई है। ये तुम्हारे फार्म पॉन्ड बनते हैं, डिग्गियां वगैरह बनती है, समुदाय के जल स्रोत बनते हैं, ये सब के सब ये पीएम केएसवाई से पैसा आता है। इसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 2015 से चल रही है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो योजना है, जैसे आप लोगों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम सुना है? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से चल रही है। फसल बीमा के अंदर पहले अलग होता था, पहले तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी। अब मोदी सरकार आने के बाद में इस तरह की जो योजनाएं चली ना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अंदर आपके फसल की बुआई भी नहीं हुई, माना कि बारिश ज्यादा हो गई, बो ही नहीं सके आप लोग, तो भी उसका बीमा मिलता है इसके अंदर। जैसे आदमी का बीमा होता है, नहीं होता है, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पे टूट जाए, ऐसे कोई खंडा खोड़ा हो जाए ना, ऐसा होता है, तो उस केस में क्या ये बीमे का जो लाभ मिलता है। इसी तरीके से फसल आपकी कोई आग जल इसकी वजह से, या फिर कोई ओलावृष्टि, तूफान, आंधी, बारिश ज्यादा की वजह से समस्या हो जाती है, उसके लिए बीमा का पैसा मिलता है। बकायदा आप लोगों को बीमा कराना होता है, ठीक है। पंचायत आपके जो भी जीएसएस लगती है, सहकारी समिति, उसके माध्यम से, या फिर जिस भी अकाउंट से आप लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे। इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं, जैसे सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी आप लोगों की 2015 के बीच में चली थी। फिर मार्केट की समस्या थी, तो एक ई नाम करके पोर्टल सरकार ने चालू किया, जिसको बोलते हैं नेशनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो 2016 के अंदर सरकार ने ये भी चालू किया। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती है। इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। इसके अलावा भी जैसे एक दो करंट योजनाएं चल रही है, जैसे पीएम किसान। ये पीएम किसान जिसको ये आवास योजना बोल रहा था ना, ये पीएम किसान जो है, ये तुम्हारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंदर साल के 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। आजकल मिल रहे नहीं मिल रहे? एक सीजन के 2,000 रुपए, यानी खरीफ के 2,000, जायद के 2,000 और रबी के 2,000, ऐसे करके साल के 6,000 रुपए जो है सरकार द्वारा लगभग 12 करोड़ परिवार है। कितने हैं लगभग? तो एक साल के 70 से 80 हजार करोड़ रुपए सालाना किसानों के खाते में ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रही है पीएम किसान ने, है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना। इसी तरीके से, अच्छा, इसी तरीके से एक योजना और करंट चल रही है जिसको बोलते हैं पीएम कुसुम। ये तुम्हारी सौर ऊर्जा से संबंधित है, पीएम कुसुम योजना। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र लगते हैं ना सिंचाई के लिए खेतों के ऊपर, वो इसके माध्यम से लग जाते हैं। इस तरह की जो योजनाएं है वो सब, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है ना। जैसे आपका नमसा है ना, इसके अलावा प्रधान परंपरागत कृषि विकास योजना है, छोटी मोटी करके। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो सब, इसको मैं ऊपर किसका दूं क्या?
या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, ताकि इनके अपन अपलोड कर सके। बच्चों में ऑनलाइन वालों को अपलोड भी तो करनी पड़ेगी कोई शीट वगैरह ना। क्या आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही क्या? सर आपकी बात समझ आती है, वेरी गुड। सुमित बोल रहा है आवाज साफ नहीं आ रही। क्या बच्चों सबको नहीं आ रही मेरी आवाज प्रॉपर? आवाज आ रही है, नहीं आ रही तो मुझे बता देना और मैं ट्राई करूंगा कि आवाज आ जाए पूरी। अब इसके अलावा जो भी और अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो मैं अलग से आपको आगे और बताऊंगा, जैसे हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। आप लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम सुना हुआ है क्या? एमएसपी का नाम सुना है कभी? एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके तुरंत बाद में उसकी बात करेंगे। तो उसको जो है सीएसीपी उसको घोषणा करता है। ये इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली के अंदर है। इसी तरीके से नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये दिल्ली में है। जैसे आप लोगों का यहाँ पे देख लो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो कि गाजियाबाद के अंदर है ना, ये गाजियाबाद के अंदर। ये भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो ये इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च से जुड़े हुए नहीं है, वो सब के सब इसके अंडर में आते हैं। मेरा समझाने का यही मतलब है कि अब तक जो हमने पढ़ा था वो ये है कि भारत सरकार है, सरकार का मुख्य जैसे प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से सरकार के सहयोग के लिए अलग अलग तरह के मंत्रालय बना रखे हैं। और जो कृषि से संबंधित मंत्रालय है उसका नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और कृषि मंत्री पूछा जाए तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसके सहयोग के लिए राज्य मंत्री और होते हैं, जैसे अभी है सुश्री। सुश्री का मतलब जो कंवारे होते हैं उनके आगे सुश्री लगाते हैं, लड़कियां लगाते नहीं लगाते, तो सुश्री शोभा करंदलाजे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के कैलाश चौधरी है वो भी कृषि राज्य मंत्री हैं, तो वो इनके सहयोग के लिए है, ठीक है ना। बाकी पहले क्या होता था, अभी अपने दो डिपार्टमेंट देखे, देखो अपने कृषि मंत्रालय के अंदर में दो ही डिपार्टमेंट, पहले तीन होते थे। मई 2019 से पहले तीन होते, तो मत्स्य, पशुपालन और डेयरी जो था ना विभाग, वो भी इसी के अंडर में आता था। लेकिन अब इनको प्रियंका मैम वाला डिपार्टमेंट अलग ही दे दिया। अब जो है तीन डिपार्टमेंट थे पहले, अब दो रह गए, उसको अलग से इस मंत्रालय बना दिया। जो पहले मत्स्य था, पशुपालन जो डेयरी विभाग था, उसको अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री बना दिया। क्या बना दिया? सेपरेट मिनिस्ट्री बना दिया, जैसे कि अपना ये मंत्रालय। और जो परसोत्तम रूपाला है उसको अलग से पशुपालन मंत्री बना दिया। तो वो खेल खत्म है, अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जब पशुपालन में पहले अपन यही पढ़ा करते थे उसको। तो ये इसके अंदर जितनी भी योजनाएं, जैसे बोलो एनएफएसएम हो गई, बोलो एनएफएसएम, आरकेवीवाई, पीएम केएसवाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ई नाम है, जैसे ये ऑनलाइन पोर्टल है ई नाम। इसके ऊपर ये फ्री बिल्कुल प्रणाली है, जिसमें कोई भी किसान अपना उत्पाद किसी भी उपभोक्ता को ऑनलाइन घर बैठे बेच सकता है। इसके अलावा जो भी रिसर्च से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर के अंदर है, ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट अलग से अपन देखेंगे। ये रिसर्च से जुड़े हुए नहीं, क्योंकि मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के अंदर है, अपन पढ़ते हैं ना एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। जैसे आपका नाफेड है। इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों के रिसर्च से जुड़े हुए नहीं है, जैसे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद के अंदर है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद, ये रिसर्च से जुड़े हुए नहीं है, वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण। अब अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दूसरे वाला है, जिसको DARE कहा जाता है। DARE का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। बोलो देखिए एक बार, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। इसके अंदर क्या होता है अपन इसके अगले पेज पर पढ़ेंगे। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है ASRB। ASRB को बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल। तो कृषि वैज्ञानिकों का जो चयन होता है वो इसके द्वारा होता है। ये भी तुम्हारा कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों ने ICAR का नाम सुना हुआ है। तो ICAR जो परीक्षा होती है ना तुम्हारी, NT-ICAR जो करा था AIEE, वो एग्जाम भी जो है, ये एग्जाम का मतलब ये पूरा का पूरा ICAR इसके अंडर में काम करता है। इसके अलावा अभी तक 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं?
जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो देश की पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है? इम्फाल मणिपुर के अंदर है। कहां पे है? इम्फाल मणिपुर में। तो इस प्रकार से जो इम्फाल मणिपुर के अंदर है वो आप लोगों के है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बोलते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। बोलो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहले प्रश्न बढ़ाता था कि देश की एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, लेकिन अब तो एक से ज्यादा होगी। अब जो यूनिवर्सिटी कितनी होगी? 3 हो गई। और भी है, देखो एक है तुम्हारी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पे है? झांसी के अंदर है। और झांसी कहाँ है तुम्हारा? झांसी महाराष्ट्र के अंदर है। तो नहीं बोला आवास योजना वाला, ये तो बोला था। शाबाश। अब एक है तुम्हारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पे है? समस्तीपुर बिहार के अंदर, ठीक है ना। ये है समस्तीपुर बिहार। तो ये 3 जो है अभी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पहले एक था तो प्रश्न आता था, अब भी आते हैं, लेकिन अब 3 हो गई है, ठीक है ना। तो अपने जो दूसरा डिपार्टमेंट जो पढ़ रहे थे ना इधर वाला, उसको अपन DARE बोल रहे थे, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, उसमें ये 5 चीजें आती है। 5 चीजों में सबसे पहले है ASRB, ICR और तीनों के तीनों कृषि विश्वविद्यालय। अब अपन जो बात करेंगे ना वो करेंगे केवल ICAR की। किसकी बात होगी? अब ICAR की बात होगी। तो ICAR की बात कहाँ होगी रे? अगले पेज पे हो जाएगी। तुम लेकिन इसी के अंदर तुम्हारे पेज पे तो आ जाएगा, इस बोर्ड पे नहीं आ रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं ICAR की। ICAR का पूरा नाम को क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अनुसंधान परिषद, ठीक है। ये कहां पे है? नई दिल्ली। ये सभी की सभी जो चीजें हैं ये लगभग सब के सब नई दिल्ली के अंदर ही है। अब देखेंगे ICAR के बारे में। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बोलो एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। शाबाश। ये तुम्हारा क्या है? ये है नई दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखना। अब जो है, अब हम इसकी जर्नी की बात करेंगे। जर्नी कैसे? किस किस को पता है कि 1947 में देश आजाद हुआ? किसी को नहीं पता? तुम्हें पता नहीं है 1947 में देश आजाद हुआ? पता है लेकिन ध्यान नहीं है। पता है लेकिन ध्यान नहीं है। शाबाश, तू है तो कलाकार है। क्या नाम है तेरा? क्या नाम? नहीं, अरे तेरे कोई नाम को हम कोई छाप नहीं रहे, तेरे को अखबार में हेडलाइन तो नहीं बना रहे। तो हमारा खास बनने जा रहा है तू आज, इसलिए तेरा नाम पूछा है। तो जो ICAR देखो, अंग्रेजों के राज का मतलब ये था कि देश आजाद हुआ 1947 में। सबको ध्यान है न, पता है न, एक ही चीज होते नहीं होते। तो हम सबको पता है ना, 12वीं तक पढ़ लिए अपन, तो अपने नहीं पता 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अभी अपन ने क्या बताया था? अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं मनाया था? मनाया था। तो उससे पहले क्या अंग्रेजों का सिस्टम था, भारत उपनिवेश था। अब अंग्रेजों के राज के, अंग्रेजों ने बहुत सारे काम तो खराब तो किए, सब काम, कुछ अच्छे काम भी किए। वो क्या किए? उन्होंने देश को साइंटिफिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया और देश को एक संस्थागत ढांचे के अंदर डालने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों को एक आवश्यकता महसूस हुई कि देश की जो कृषि व्यवस्था है इसको क्यों न ऐसा किया जाए कि किसी एक सूत्र में पिरो के इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दे। तो अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके के रॉयल कमीशन बनाए थे। मेडिकल के फील्ड में अलग है, अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में अलग। तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी ऐसा विचार किया कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि पूरी देश की व्यवस्था एक हो जाए। क्या करें उसके लिए? तो 1926 के अंदर उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसने 1928 में अपनी रिपोर्ट दी सरकार को, और उन्होंने उसका नाम था रॉयल कमीशन। क्या नाम था रे? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया। उसका अध्यक्ष बनाया लॉर्ड लिनलिथगो को। इसको बनाया लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, GOW। ये लॉर्ड लिनलिथगो उस समय कोई अधिकारी रहा होगा, बाद में ये चल करके पूरे भारत का वाइसराय रहा था। क्या रहा था?
1936 से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 तक ये पूरे भारत का लॉर्ड लिनलिथ वाइसराय था। पहले कोई छोटा मोटा अफसर रहा होगा तो इसको क्या बनाया था, इसका चेयरमैन बनाया था रॉयल कमीशन। अब रॉयल कमीशन ने सिफारिश करी कि हमने पूरे देश के अंदर इन्होंने अध्ययन किया, क्या करें, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे आईसीआर के नाम से आप लोगों को जो है स्थापना करनी है, तो ऐसा कर देना चाहिए। तो इनके रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हो गई। 1929 को प्रश्न कभी पूछा जाए आईसीआर की स्थापना कब हुई, तो 1929 को जो है इसकी आईसीआर की स्थापना हो गई। अब कभी प्रश्न पूछा जाए कि आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा आईसीआर दिवस, 16 जुलाई को मनाया जाएगा। इसी तरीके से 1946 के अंदर भी एक चेंज हुआ। अंग्रेज जब भी थे ना, तो वो आई का मतलब लिखते थे इंपीरियल। क्या लिखते थे पहले, इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब राजशाही, राजघराने का, ऐसे हुआ करता था। तो ये जो इंपीरियल है, ये इंपीरियल जो है 1946 के अंदर इसको बदल करके इंडियन किया। क्या किया इसको, इंडियन। तो उसके बाद में अब इसका नाम पहले था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अब इसका नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक चीज इसके अंदर और इंपॉर्टेंट है, 1965 के अंदर आईसीएआर का प्रथम महानिदेशक बनाया गया, प्रथम डायरेक्टर जनरल। क्योंकि आईसीआर का जो मुखिया होता है ना, वो डायरेक्टर जनरल होता है। आईसीआर का हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, जिसको बोलते हैं महानिदेशक, आईसीआर का महानिदेशक। तो प्रथम किसको बनाया, डॉक्टर बीपी पॉल को। किसको बनाया रे, डॉक्टर बीपी पॉल जो थे, तो डॉक्टर बीपी पॉल जो थे उनको जो है इन्होंने बनाया ऐसे। तो डॉक्टर बीपी पॉल जो थे वो बेंजामिन परली पॉल, उनको आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक। कभी प्रश्न पूछे आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर बीपी पॉल। प्रथम को याद रख रहे हो तो वर्तमान को भी याद रखो कि अभी कौन है, डॉक्टर हिमांशु पाठक। क्या नाम है रे, डॉक्टर हिमांशु पाठक जो हैं वो अभी वर्तमान के अंदर इसके डायरेक्टर जनरल है। इससे पहले डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा थे, उससे पहले डॉक्टर एस अय्यप्पन हुआ करते। तो ऐसा है, ठीक है बच्चों। क्या ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं समझ में आ रही है कहानी, अरे कैसे हो, मेरे हालचाल तो बताए हो इसमें क्या चल रहा है। ये अपन ने यहाँ आईसीआर की जर्नी देखी। अब एक चीज यहाँ पे आप लोगों को और याद रखनी चाहिए, वो क्या है, एक केस ये है, अब इस आईसीएआर का एक अध्यक्ष भी होता है। कौन होता है, जो आईसीआर सोसाइटी है उसका अध्यक्ष भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये तो डायरेक्टर जनरल की बात की, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अध्यक्ष की बात हो रही है। तो कभी अध्यक्ष का प्रश्न तुम्हें पूछा जाए कि आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री जो भी होगा, जो भी तुम्हारा केंद्रीय कृषि मंत्री होगा, वो केंद्रीय कृषि मंत्री आईसीएआर का अध्यक्ष भी होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही कहानी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट के अंदर पिछली बार पूछा हुआ था। अब पूछा जाए कि सबसे पहला आईसीआर का अध्यक्ष कौन रहा था, सबसे पहला अध्यक्ष, तो वहां पे रहा था मोहम्मद हबीबुल्ला। उनका नाम था मोहम्मद हबीबुल्ला, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो अरे वर्तमान में कौन है, जो कृषि मंत्री है वही है। तो कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है ना। इस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर अभी जो है वर्तमान में। यह प्रश्न पूछा गया था कि आईसीएआर का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब तक हमने जो कहानी देखी थी वो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। हमने अब तक देखो क्या केस देखा था, हमने ये चीज देखी थी कि भारत सरकार के अंदर में जो अपना मंत्रालय है उसका नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उसके अंदर में दो विभाग है, एक विभाग तो है DARE, है ना। इस विभाग की स्थापना हुई थी 1973 के अंदर। 1973 के अंदर इस विभाग की स्थापना हुई थी, जिनका नाम था अपने वो तुम्हारा आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, छोड़ दो। तो ये इसकी स्थापना 1973 के अंदर हुई थी। दूसरा जो विभाग है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी होती है या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च से जुड़े हुए नहीं है, सब इसके अंडर में काम में करते हैं, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि अब इस विभाग के अंडर में क्या काम करेगा आगे से,
ASRB, जिसकी स्थापना भी 1973 के अंदर हुई थी। अब ICAR बहुत बड़ी चीज है। ICAR के अंदर में लगभग 111 तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है और 70-71 से भी ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कार्यरत। पूरे देश के अंदर जो कृषि व्यवस्था का जाल बिछा हुआ है, ये विश्व में सबसे बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च का जो ये नेटवर्क है ना, ये इंडिया के अंदर सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है ICAR। इसके अलावा अपन ने क्या था, तीनों के तीनों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंफाल, मणिपुर में। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद में अपन ने ICAR के आगे ऐसे लिखना, तो ICAR का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, ठीक है ना। इसके अलावा ICAR की स्थापना किसके कहने से हुई? रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन कब बिठाया गया? 1926 में, और 28 में रिपोर्ट सौंपी। इनके कहने से ICAR की स्थापना कब हो गई? 16 जुलाई 1929 को हो गई। ठीक है। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16। इंपीरियल को इंडियन में कब बदला? 1946। 1965 में प्रथम महानिदेशक किसे बनाए? डॉक्टर BP पाल को। वर्तमान में ICAR का डायरेक्टर जनरल कौन है? ICAR का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय कृषि। प्रथम कौन थे? अभी कौन है? वन मोर इंपोर्टेंट चीज देखो, एक क्या है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा जनरल नॉलेज है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये किसी भी मंत्रालय के अंडर में कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, कोई भी विभाग, ये इतनी बड़ी बात होती है कि इसका जो सेक्रेटरी होता है वो सब कुछ होता है। भाई नेता तो राजनीति में आएगा जाएगा, चलती रहेगी चीजें, लेकिन जो परमानेंट सिविल सर्विस सर्वेंट जो होता है वो होता है सचिव। इसका सचिव ही सब काम देखता है। ठीक है। वो सेक्रेटरी होता है, वो बहुत टॉप क्लास IAS ऑफिसर होता है, जो बहुत कम उम्र में IAS बन जाते हैं ना, 20-25 साल की उम्र में वो वहां तक पहुंचते हैं। अच्छा, किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, कौन होता है किसी राज्य का? है? अरे ऐसा है, जैसे कि अपना राजस्थान। अपने राजस्थान के अंदर जो राजनीति से बनता है वो सबसे मुख्य, वैसे तो राज्यपाल सबसे ऊपर होता है, लेकिन जो राजनीति से जिसको जनता बनाती है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है? मुख्यमंत्री सबसे मेन राजनीति के होते हैं, जो 5 साल में बदलता रहता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है राजस्थान स्टेट, किसी भी स्टेट के अंदर कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जिसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अभी कौन है? उषा शर्मा है। क्या नाम है? चीफ सेक्रेटरी। अभी लेडी है, ये कितनी बड़ी बात है। राजस्थान में पहली बार कोई महिला IAS ऑफिसर है जो चीफ सेक्रेटरी है राजस्थान में। तो लड़कियां अच्छी प्रोग्रेस कर रही है आजकल। IAS टॉपर भी पिछले कुछ सालों में लड़कियां रहती है हर बार। ठीक है ना। RS टॉपर भी इस बार मुक्ता राव लड़की रही थी। तो टाइम बदल रहा है। ठीक है। थोड़े दिन पहले घूंघट निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे। होना भी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। तो अब यहाँ मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, अब ये जितने भी डिपार्टमेंट है इनका हेड तो सचिव IAS होता है, इसका तो IAS ही होता है, परंतु इसका सेक्रेटरी IAS नहीं होता, DARE। इसका जो भी सेक्रेटरी होगा वो ICAR का जो डायरेक्टर जनरल होता है ना, वो इस DARE का सेक्रेटरी भी होता है। ये अपने को ध्यान रखना। इसलिए जब कभी भी हम ICAR के डायरेक्टर जनरल का नाम लिखते हैं ना, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा आता है? ब्रैकेट में लिखा आता है सचिव, ऐसे लिखा आता है सचिव DARE एंड डायरेक्टर जनरल ICAR। इसके ब्रैकेट में ये लिखा था। आता है नहीं आता? देखा तो नहीं, लेकिन अब मान लो आता है। ठीक है ना। तो अब ये तुम्हें क्या करना, उतारना। ठीक है। बहुत स्पीड में रखते हुए त्वरित गति से, द्रुत गति से तुम्हें उतारना। ठीक है। तुम्हें भी उतारना इधर। ऑनलाइन विद्यार्थियों, ऑनलाइन वाले भी उतारेंगे ना? उतारो उतारो बच्चों, तुम भी उतारो। हमारे सबसे खास बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ना, ये हमारे दिल से जुड़े हुए बच्चे। शाबाश। ठीक है ना। ठीक है।
हाँ शाबाश, उतार लो इसको, फटाफट उतार लो। ऑनलाइन में सबने उतार लिया बच्चों? डन, देखो बच्चे डन लिख रहे हैं, देखो फास्टर। स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड ऑन ऐप, नहीं होता ना। शाबाश, तेरा नाम नहीं बता रहा, तू है तो बहुत अलग आदमी। इसका नाम क्या है तेरा? कोई बात नहीं बेटा, अब ये उतार लो, अब मेरी आवाज आती रहेगी। फास्ट, त्वरित।
हाँ बेटा, अब लिखो, ये पेज भी लिखना है ऑनलाइन बच्चों, आपको ये भी लिखना है, इसको लिखो। सभी लिख रहे हो? यस और नो बताओ देखें। बीच बीच में तुम लोग इंस्टाग्राम चेक करने तो नहीं चले जाते हो? ऐसे नहीं, ऐप में क्लास चल रही है, सर उतारने की बोल रहे हैं, तब तक इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जा ही रहे हो तो मुझे फॉलो करना पहले, ठीक है? हाँ डन। मेरी आईडी है एग्रीकल्चर सोनू कुमावत एग्रीकल्चरिस्ट। मेरी आईडी बता रहा हूँ बेटे, सोनू कुमावत एग्रीकल्चरिस्ट। थोड़े थोड़े दिन बाद में यूट्यूब चैनल भी बताऊँ, उसको भी सब्सक्राइब करना है अभी। चले आगे। कितने देर देर लिखते हो तुम लोग? चलिए, वो ऐसा, वो डायरेक्टर जनरल ही थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया, रिटायर्ड हो गए, ठीक है? त्रिलोचन महापात्रा की जगह अपने को हिमांशु पाठक करना है, मैंने यही तो बोला, ठीक है? वो रिटायर्ड हो गए, उनकी जगह नए आ गया, बदलता रहता है ना कार्यकाल, बस। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, आगे हो गया, तो देख ही लो। अब ये आगे अपन सेकंड, पहले अपन ने एसआर के बारे में देखा था, अब अपन आगे की बात करें, और आगे अपने जो दूसरा इंस्टीट्यूट आप लोगों को याद रखना है, उसे हम लोग कहते हैं, रंग चेंज करेंगे सबसे पहले, इसको बोलेंगे आई, मतलब ये अपना दूसरे वाला जो इंस्टीट्यूट है CACP। CACP, यहां से प्रश्न आएगा, ध्यान रख लेना। अगला जो इंस्टीट्यूट है CACP, मैंने अभी लिखाया भी था आप लोगों को, उसके अंदर जो उस डिपार्टमेंट के अंदर मैं काम कर रहा था, इसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये भी न्यू दिल्ली के अंदर है। इसको CACP बोला जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसको कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहां से कंफर्म प्रश्न आएगा। देखो क्या आएगा, इसका जो मुख्य काम है, इस CACP का मुख्य जो काम है वो है आपका MSP जो होता है, MSP की सिफारिश करना। MSP को बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य, इसकी सिफारिश करता है, ये घोषणा नहीं करता, इसकी सिफारिश करने का काम है इसका, है ना? ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसकी सिफारिश करेगा सरकार को। अब इस CACP के अलग अलग पूरे देश के अंदर रीजनल स्टेशन, रीजनल कार्यालय बने हुए हैं।
ये पूरे देश के अंदर क्या करता है, रिसर्च करता है। अब एमएसपी क्या होती है पहले उसकी बात करें, फिर अपन रिसर्च के ऊपर आएंगे। एमएसपी एक ऐसी रेट होती है, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक ऐसी रेट है जिसके ऊपर सरकार किसानों से उनका उत्पाद खरीदती, ठीक है ना। सरकार पहले ही बोल देती, बुआई से पहले ही ये चीज बोल देती है कि आप बुआई करो, हम खरीद लेंगे। कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगा। तो एक ऐसी रेट है जो सरकार ये कहती है कि किसानों को उचित मूल्य देने के लिए। इसके मुख्य रूप से देखें दो उसके उद्देश्य है कि एक तो किसानों को उनकी जो उत्पाद है, उनकी जो जिन्स है, उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए। दूसरा जो तुम्हारे जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, जिसको कहते हैं लोक वितरण प्रणाली। लोक वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली क्या होती है? अब सरकार के दो उद्देश्य पूरे होते हैं एमएसपी के माध्यम से। पहला उद्देश्य क्या होता है, सरकार किसानों को पैसा भी तो देना है ताकि किसानों को एक आय का सही मूल्य मिले, तो किसान इसलिए खरीदती है, सरकार इसलिए खरीदती है। दूसरा, अपन ने उचित मूल्य की दुकान देखी होगी, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर जो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जो क्राइटेरिया बना रखे हैं, उनमें 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो ऐसे गेहूं मिलते हैं ना, गेहूं मिल रहे, कभी चावल मिल रहे हैं। तो वो सरकार कब देगी? जब सरकार के पास होगा। तो सरकार इस एमएसपी के माध्यम से सरकार प्रिक्योरमेंट भी कर लेती है ताकि ये इस लोक वितरण या उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से जो भी पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो कुपोषण के जो क्षेत्र है, शिकार है, वहां पे जो है ये इसके माध्यम से ये अनाज वगैरह बांट सके, ठीक है ना। ये इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य है। अब एमएसपी से प्रश्न आता है, इसकी जो घोषणा होती है, इसकी घोषणा हमेशा बुआई पूर्व होती है। कब होती है घोषणा? इसकी बुआई पूर्व। ये प्रश्न आ सकता है कई बार कि एमएसपी की घोषणा कब की जाती है? बिफोर सोइंग। लगभग 24 फसलें ऐसी है, 22 प्लस 2, लगभग 24 फसलें ऐसी हैं जिनकी जो है, जिनकी एमएसपी सरकार के द्वारा फिक्स की जाती है ना। जिनकी फसलें ऐसी है, फसलें जिनकी एमएसपी जारी करते हैं, लगभग 24 फसलें ऐसी है, ठीक है ना। जिनके अंदर कौन कौन सी है मैं अभी इनकी एमएसपी लिखूंगा। अनाज वाली फसलें भी है, व्यावसायिक फसलें भी है, दाल वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें, लगभग 24 फसलें ऐसी है जिनके ऊपर सरकार एमएसपी जो है साल में 2 बार, कितनी बार ये घोषणा की जाती है इसकी? वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। 2 बार भी कब कब तुम्हारी? एक तो तुम्हारी खरीफ की ऋतु में, खरीफ, और एक तुम्हारा कैसे रबी। खरीफ और रबी के अंदर यानी बुआई से पहले ही सरकार ये घोषणा कर देती। अब इसके लिए थोड़ा मैं जनरल नॉलेज बताता हूँ। तेरे को कल से बैठना ही उधर है, उस कोने पे, ठीक है। तेरे को मैंने बोला नहीं था उस क्लास, तुझे उस कोने में बैठना कल से, ठीक है ना। नई नई क्लास है ना, इसलिए क्या नया नया रहता ठीक रहता, थोड़ा नए नए कोने में बैठते ना थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी जगह है नए लड़कों की। तो तेरे को कल से उधर ही बैठना, ठीक है ना। अब जो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक प्रोसेस होती है भाई। इस सीएससीपी के जो अधिकारी होते हैं वो पूरे देश में रिसर्च करते हैं कि इस बार मानसून की स्थिति कैसी रही। मानसून कमजोर रहा, अच्छा हुआ, अच्छा मानसून है तो बुआई अच्छी रहेगी, बुआई अच्छी रहेगी, और बुआई के दौरान भी क्या क्या हो सकता है, इस तरह के अनुमान लगाते हैं। निर्यात क्या रहा पिछले साल, आयात कौन कौन सी चीजें करनी पड़ी, इस तरह के जितने भी फैक्टर हैं वो सब पे रिसर्च करके सरकार को एक रेट बताती है कि इस प्रकार की आपको प्राइस रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर जिन्स की, ठीक है। गेहूं की है, धान की, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी क्रॉप है उनकी। फिर इसकी जो घोषणा करती है वो घोषणा सरकार करती है। कौन करती है? सरकार। इसका काम तो सिफारिश का है। सरकार में भी मान लो एक कमेटी बनी हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की संसदीय समिति, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो ये जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये इसके ऊपर फाइनल निर्णय लेती है। ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा बता देता हूँ। परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार आया हुआ प्रश्न ये है कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। तो एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी। पूरा नाम लिखा जाए तो क्या करोगे तुम लोग? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, बीएचयू के अंदर भी पूछा हुआ है, आईसीआर के अंदर भी पूछा हुआ है ना। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो हॉर्टिकल्चर, लेकिन ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको भी करता हूँ। अच्छा, एमएसपी की घोषणा हमेशा कब की जाती है? बुआई से। साल में कितनी बार करते हैं? 2 बार। कौन कौन सी ऋतु में?
और लगभग कितनी फसलें हैं जिनकी एमएसपी जारी होती है?